तो चलिए स्वागत है आप सभी लोगों का इस क्लास में। देखिए क्लास 10th का 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये आपका पैसेज आया था सेट 211 वाले कोड में, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये पैसेज एक बार डिस्कस करके बता देता हूँ और आप लोग देखिए एग्ज़ाम में बहुत ही आसान होता है इस तरीके के पैसेज को सॉल्व करना। देखिए आपको कुछ बातें याद रखनी होती है जब कभी भी आप पैसेज सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर लाइन का सेंस आना ही चाहिए। अगर आपको कुछ कुछ ऐसी लाइन है जिनका सेंस नहीं समझ में आ रहा है तो उससे बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। उसका ये मतलब नहीं है कि आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आप उसके बाद भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देखते रहिएगा बस क्लास को, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा जब मैं रीड कर रहा हूँ चीज़ों को। उसके बाद धीमे धीमे आपको सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है। चलिए तो मैं शुरू करता हूँ। तो ये पैसेज हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर है, नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी आई थी उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो मैं इसकी रीडिंग स्टार्ट करता हूँ। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेज द रिवीजन एंड रिवैम्पिंग ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। यानी कि जो ये एनईपी 2020 आई थी, जो इसका इसने क्या प्रपोज करा था, इसने प्रपोज करा था कि एजुकेशन में यानी कि शिक्षा के जितने सारे पहलू थे उन सब में रिवीजन होना चाहिए, यानी कि संशोधन होना चाहिए, सुधार होना चाहिए एंड रिवैम्पिंग होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, और उसे दुरुस्त बनाया जाना चाहिए। ये उस पूरी एनईपी का मोटिव था, ठीक है। तो इंक्लूडिंग द एजुकेशनल स्ट्रक्चर, इसमें क्या क्या शामिल था। आपकी शिक्षा का जो स्ट्रक्चर होता है वो पूरा फ्रेमवर्क था। रेगुलेशन था, रेगुलेशन क्या होता है, अब सुधार किसी भी तरीके का, ठीक है। एंड गवर्नेंस, और उस एजुकेशन को चलाने का तरीका जो एजुकेशनल मिनिस्ट्री वगैरह चलाते हैं, तो वो सारी चीजें इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आ रहा था, ठीक है। टू क्रिएट अ न्यू सिस्टम विच इज अलाइंड विद द एस्पायरेशनल गोल्स ऑफ 21st सेंचुरी स्टूडेंट्स। यानी कि 21वीं सदी के जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो आप लोग हैं, आप लोगों के जो एस्पायरेशनल गोल्स हैं, जो फ्यूचर गोल्स हैं, उन सारे गोल्स को श्रेणीबद्ध तरीके से, यानी कि अलाइंड विद का मतलब होता है क्लासिफाइड तरीके से क्रिएट कर देना एक नए सिस्टम में। ये सब किस चीज का हिस्सा था, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी का। आगे बात करिए, अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी, इस पॉलिसी के अनुसार बाई 2025 2025 तक एट लीस्ट 50% ऑफ लर्नर्स, कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम 50% पढ़ने वाले जो हैं लर्नर्स हैं थ्रू दी स्कूल्स, जो स्कूल के माध्यम से पढ़ते हैं, एंड हायर एजुकेशन सिस्टम, और हायर एजुकेशन सिस्टम से जो लोग पढ़ते हैं, शेल हैव एक्सपोजर टू स्किल एजुकेशन। उन सबके पास क्या होना चाहिए, एक्सपोजर होना चाहिए। अब एक्सपोजर के दो सेंस होते हैं, एक तो खुलासा होता है और एक क्या होता है, आप पहुंच, कहीं किसी भी चीज की पहुंच होना, ठीक है। जैसे तो जो स्कूल्स हैं और जो हायर एजुकेशन सिस्टम है उन सबके पास किस चीज की पहुंच हो गई, हो जानी चाहिए, इसके थ्रू पहुंच होगी, किसकी, स्किल एजुकेशन की पहुंच हो जाएगी। किन किन बच्चों के ऊपर, जो 50% लर्नर हैं उन सब के ऊपर, ठीक है। ये पॉलिसी इस बात को कहती है। फॉर विच अ क्लीन एक्शन प्लान विद टारगेट्स एंड टाइमलाइंस आर टू बी डेवलप्ड, और जिसके लिए क्लियर एक्शन प्लान बनाना होगा, ठीक है। जिनमें कुछ टारगेट्स रखे जाएंगे और कुछ टाइमलाइंस होंगी, कुछ समय सीमा होगी, उसमें ये सारी चीजें डेवलप करनी होंगी, ठीक है। आगे सेकंड पैरा पे मैं आता हूं जिसमें बोला गया है, द पॉलिसी एम्स टू ओवरकम द सोशल स्टेटस हायरार्की एसोसिएटेड विद स्किल एजुकेशन। यानी कि जो पॉलिसी का जो उद्देश्य था वो क्या था, पॉलिसी का जो उद्देश्य है वो ये है कि इस कि किस चीज से ओवरकम करना, मतलब काबू पाना किसी भी चीज पर, किस चीज पर काबू पाना, जो सोशल स्टेटस हायरार्की होता है स्किल एजुकेशन के थ्रू उस पर काबू पाने की बात हुई है, ठीक है। एंड इंटीग्रेशन ऑफ स्किल एजुकेशन इनटू मेन स्ट्रीम एजुकेशन इन ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन अ फेज्ड मैनर, और एक व्यवस्थित तरीके से जो आपकी स्किल एजुकेशन है उसका जो इंटीग्रेशन करना है, यानी कि उसको यूनाइट करना है, एकीकृत करना है, ठीक है। यूनाइट करके एकदम से जो आपकी मेन स्ट्रीम एजुकेशन है उसके साथ इन सारी चीजों को यूनाइट कर देना है स्किल एजुकेशन को। अब इसको मैं कॉमन भाषा में थोड़ा आपको समझा देता हूँ। जैसे आप लोग क्या है कि हमेशा बुकिश स्टडी में लगे रहते हैं, ठीक है कि नहीं, स्कूल्स में केवल सिलेबस सिलेबस वाली चीजें करे जा रहे हैं। उसके साथ उन्होंने क्या कहा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने, जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, उसने कहा कि आप इसमें स्किल्स को भी डालिए। अब स्किल्स क्या होते हैं, जैसे आप कभी स्कूल में, जैसे गर्ल्स को वो टेलर वाला काम सिखा देते हैं, जैसे जो सिलाई वगैरह का काम होता है, तो वो सारे स्कूल में
सिखाने आते कि नहीं आते। तो यही सारी क्या होती है, स्किल एजुकेशन होती है। इनको साथ में लाने की बात करी गई है कि सिलेबस के साथ बच्चे को ये चीजें भी सिखानी चाहिए। बिगिनिंग विद स्किल एक्सपोजर एट अर्ली एज। और इसकी स्किल एक्सपोजर की शुरुआत कब से कर देनी चाहिए, अर्ली एज से, जब बच्चा बिल्कुल फिफ्थ फोर्थ क्लास ऐसे स्टैंडर्ड में हो, ठीक है, उसी टाइम से कर देनी चाहिए। इन मिडिल एंड सेकेंडरी स्कूल, ये कहाँ करने की बात करी गई है स्टार्ट स्किल एक्सपोजर को, मिडिल एंड सेकेंडरी स्कूल। इस बात को ध्यान रखना, कौन से स्कूल में, मिडिल एंड सेकेंडरी स्कूल। आगे बोला गया है क्वालिटी स्किल एजुकेशन विल बी इंटीग्रेटेड। और जो एक अच्छी क्वालिटी वाली स्किल एजुकेशन है वो इंटीग्रेट हो जाती है, वो यूनाइट हो जाती है कहाँ, इनटू स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन। यानी कि ये स्कूल में और हायर एजुकेशन में बहुत ही स्मूथली इस तरीके से क्या हो जाएगी, स्किल एजुकेशन पहुंच जाएगी, ठीक है, बहुत ही स्मूथली। आगे बात करते हैं, इस पॉलिसी के तहत ये सारे काम हो रहे हैं, ठीक है कि नहीं। आगे बात करी गई है, एवरी चाइल्ड विल लर्न एट लीस्ट वन स्किल। हर बच्चा कम से कम एक स्किल तो सीख ही जाएगा, ठीक है। एंड इज एक्सपोज्ड मोर, और इससे हो सकता है और भी ज्यादा सीख जाए वो, ठीक है कि नहीं, और ज्यादा स्किल सीख सकता है। दिस वुड लीड टू एम्फसाइजिंग द डिग्निटी टू सेवरल ऑफ लेबर्स, टू सेवरल ऑफ लेबर। और ये किस चीज पर जोर देगी, डिग्निटी ऑफ सेवरल लेबर्स के ऊपर जोर देगी। एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस वोकेशंस, और बहुत सारे जो आपके व्यवसाय, वोकेशंस का मतलब क्या होता है, व्यवसाय के इम्पोर्टेंस पर भी जोर देगी, ठीक है। इन्वॉल्विंग किस चीज को शामिल करते हुए, जो हमारी इंडियन आर्ट्स हैं एंड आर्टिशनशिप है। अब जैसे हमारे इंडिया की आर्ट्स क्या है, सिलाई करना, ये सारी हमारी इंडिया की आर्ट है कि नहीं है। तो इन सारी चीजों, ये सारी चीजें भी इस चीज, इनमें क्या होगा कि इन सारी चीजों पे भी जोर दिया जाएगा। आर्टिसनशिप का मतलब होता है कारीगरी, अब किसी भी टाइप की कारीगरी हो सकती है। जैसे फिरोजाबाद हमारे आसपास से जो चूड़ियों के लिए फेमस है ना, तो वहाँ उस चीज की कारीगरी होती है। तो इसी तरीके से बात हुई है। आगे मैं देखता हूँ, सबसे लास्ट पैरा है आपका, द डेवलपमेंट ऑफ स्किल कैपेसिटीज विल गो हैंड इन हैंड। गो हैंड इन हैंड एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है आपका साथ साथ चलना, ठीक है, गो टुगेदर। तो जो आपका स्किल कैपेसिटी का जो डेवलपमेंट है वो किसके साथ चलता चलेगा, जो आपके एकेडमिक्स और अदर कैपेसिटीज हैं उनके साथ में इन चीजों का भी विकास होता रहेगा। जैसे आपके स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीजें भी चलती रहेंगी। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, इस लक्ष्य को पाने के लिए सेकेंडरी स्कूल्स विल हैव टू कोलैबोरेट विद, जो सेकेंडरी स्कूल हैं इस लक्ष्य को पाने के लिए जो सेकेंडरी स्कूल हैं उन्हें किसके साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा, उन्हें कोलैबोरेट करना पड़ेगा आपकी आईआईटी आईटीआईज के साथ, पॉलिटेक्निक्स के साथ, लोकल इंडस्ट्रीज के साथ, इन सब के साथ, ठीक है कि नहीं। स्किल लैब्स विल आल्सो बी सेट अप, स्किल लैब्स भी बनाई जानी चाहिए। एंड क्रिएटेड इन द स्कूल इन अ हब एंड स्पोक मॉडल, और ये किस मॉडल पर बनाई जानी चाहिए, हब एंड स्पोक मॉडल, ये एक तरीके का मॉडल है। इसी तरीके से स्किल लैब्स को बनाने की बात करी गई है, जिसका फायदा क्या होगा, विच विल अलाउ अदर स्कूल्स टू यूज द फैसिलिटी। और ये जो हब एंड स्पोक मॉडल होगा ये बाकी अन्य स्कूलों को इस फैसिलिटी का यूज करने के लिए अलाउ करेगा। बस लास्ट लाइन है जिसको हम अच्छे से रीड करते हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विल ऑफर स्किल एजुकेशन इधर ऑन देयर ओन और इन पार्टनरशिप विद इंडस्ट्री एंड एनी अदर इंस्टीट्यूशन। यानी कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं वो ऑफर करेंगे स्किल एजुकेशन को, या तो फिर खुद के दम पर या फिर पार्टनरशिप के बेसिस पर। किसके साथ पार्टनरशिप के बेसिस पर, कोई इंडस्ट्री हो सकती है या कोई और संस्थान हो सकती है जिसके साथ, ठीक है। तो पैसेज की हिंदी आप लोगों को समझ में आई। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और एक डेटा दिया गया है उस पर मैं बात कर लेता हूँ। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन स्किल एजुकेशन इन वेरियस कंट्रीज इज एज फॉलो, ठीक है। ये कुछ कंट्रीज का आपका स्किल एजुकेशन का डेटा दे रखा है। इंडिया में सबसे कम है, देखो मात्र 5% बच्चे हैं जो स्किल एजुकेशन साथ में सीखते हैं। सबसे ज्यादा किसका है, साउथ कोरिया का 96%। बाकी कंट्रीज भी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए आगे, बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द एक्सट्रैक्ट, इस पूरे एक्सट्रैक्ट को आपने रीड करा, उसके बाद लिस्ट टू ऑब्जेक्टिव ऑफ एनईपी 2020, 2020 के कोई से भी दो उद्देश्य बता दीजिए। अब इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव की बात हुई थी, देखो मैं उन्हीं में से कुछ ऑब्जेक्टिव निकाल लेता हूँ। पहला ऑब्जेक्ट तो मैंने ये निकाल लिया, ओवरकम सोशल स्टेटस हायरार्की एसोसिएटेड विद वोकेशनल एजुकेशन। यानी कि हम किन चीजों पे काबू पा पाएंगे इससे, सोशल स्टेटस हायरार्की पर काबू पा पाएंगे। ऐसी बात हुई थी कि नहीं हुई थी। और एसोसिएटेड वो किससे थी, वोकेशनल एजुकेशन से। अगला मैं निकाल सकता हूँ इंटीग्रेशन इनटू मेन स्ट्रीम एजुकेशन, और इसमें हम किन चीजों को भी जोड़ सकते हैं, मेन स्ट्रीम जो हमारी
जो पढ़ाई चलती है आपकी बुक स्टडी, उन सारी चीजों को भी इस स्किल एजुकेशन से जोड़ सकते हैं, सही बात है नहीं। आगे बोला गया रिवीजन एंड रिवैम्पिंग ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, जो आपकी शिक्षा के सारे पहलू हैं उनमें सुधार और रिवैम्पिंग यानी कि आपका दुरुस्त बनाने के लिए उसमें ये हम स्किल एजुकेशन को जोड़ सकते हैं। तो कोई भी 2 पॉइंट आप इनके आंसर दे सकते हैं, क्योंकि 2 ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। ठीक है, आगे मैं चलता हूँ। अगले जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैराग्राफ 4, यानी कि पैराग्राफ 4 में एक कुछ स्टेटमेंट दिया है, उसे एक बार रीड करते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ स्किल कैपेसिटीज विल गो हैंड इन हैंड विद द डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक और अदर कैपेसिटीज। लाइन का मैंने आप लोगों को मतलब समझाया था, यानी कि जो स्किल कैपेसिटीज का विकास है वो किसके साथ होगा, एकेडमिक्स के साथ होगा, है ना। तो ये एक देखिए, ये एक फैक्ट नहीं है, ये एक ओपिनियन है। फैक्ट क्या होता है, फैक्ट ये होता है, जैसे मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है, ठीक है, तो ये एक फैक्ट है, या तो फिर ये ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। अब फैक्ट में आंसर हमें यस या नो में मिलेगा, या कुछ लिमिटेड ऑप्शन होंगे हमारे पास, ठीक है। लेकिन यहाँ बात हुई है कि डेवलपमेंट जो स्किल कैपेसिटीज का है वो एकेडमिक स्तर पर के साथ साथ होगा, हो सकता है उसके साथ हो सकता है नहीं हो, और इसमें बहुत सारे फैक्टर काम भी कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल ओपिनियन दिया है जो उस पॉलिसी के अंतर्गत आया है, ठीक है। तो ओपिनियन हमेशा, जब कभी भी ओपिनियन की बात होती है तो आपका आंसर कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता, हमेशा सब्जेक्टिव होता है। लेकिन जब जब फैक्ट आता है तो आंसर ऑब्जेक्टिव होता है। अब देखिए, आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करते हैं तो उसमें कुछ लिमिटेड फैक्ट होता है कि नहीं होता, तो उसमें उस फैक्ट के साथ हमेशा चलेगा ऑब्जेक्टिव, और ओपिनियन के साथ क्या चलेगा, सब्जेक्टिव, ठीक है। तो जैसे ही मैंने बताया कि आपका एक ओपिनियन था तो यहाँ आ जाएगा एन ओपिनियन, और ओपिनियन का साथ कौन देगा, सब्जेक्टिव, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अ सब्जेक्टिव जजमेंट। और फर्स्ट ब्लैंक में क्या आ जाएगा, एन ओपिनियन। आगे चलता हूँ, थर्ड क्वेश्चन है, सेलेक्ट करिए करस्पेंड ऑप्शन को टू मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो। ठीक है, तो ये कुछ दे रखा है, अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी बाई 2025 एटलीस्ट 50% लर्नर ऐसे होंगे जो हायर एजुकेशन और स्कूल के थ्रू एक्सपोजर को टू स्किल एजुकेशन। ठीक है, तो इसमें बात हुई है एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, मिनिमम होता है, मैक्सिमम होता है, कम से कम यानी कि मिनिमम। तो मैक्सिमम वाला ए और डी में हटा दो। ठीक है, बात किसकी हुई है, स्किल एजुकेशन की, यहाँ बात हो रही है टेक्निकल एजुकेशन की, तो मैंने बी को भी हटा दिया, ए बी डी हट चुके हैं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। मैं आगे चलता हूँ। बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, पैसेज की अंडरस्टैंडिंग के आधार पर इसको कंप्लीट कर दीजिए। द बेनिफिट ऑफ द हब एंड स्पोक मॉडल विल बी, क्या फायदा था हब एंड स्पोक मॉडल का, एक बार फिर से बैक चल के देख लेते हैं। देखिए, हब एंड स्पोक मॉडल का ये लिखा हुआ है, इसका फायदा यहाँ मैंने बताया था, विच विल अलाउ अदर स्कूल टू यूज द फैसिलिटी। ठीक है, क्या चीज अलाउ करेगी, ये अलाउ करेगी स्किल लैब। ठीक है, तो यहाँ आंसर मैंने सेम टू सेम लिखा है वैसे ही। क्या आंसर है आपका, इट विल अलाउ अदर स्कूल्स टू यूज द फैसिलिटी ऑफ स्किल लैब्स। ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, रेसिज्म का मतलब होता है रंग के आधार पर भेदभाव कर देना, और कंडेम का मतलब होता है निंदा कर देना। तो ये दोनों नेगेटिव सेंस वाले वर्ड्स हैं। अब रेस्पेक्ट यानी कि एक पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, तो उसके हिसाब से पैसेज में मुझे एक वर्ड दिखा जो था आपका आर्टिसनशिप यानी कि कारीगरी। ठीक है, तो कारीगरी की भी हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए, इस तरीके से इसका ये एनालॉगी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एज पर द ग्लोबल सिनेरियो विच कंट्री हैज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन स्किल एजुकेशन, कौन सी कंट्री का मैक्सिमम था सिनेरियो बताना। साउथ कोरिया था मेरे हिसाब से, एक बार देख लेते हैं। हाँ जी, साउथ कोरिया था, 96% था। ठीक है, अब उसके लिए आगे पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया एक बार देखते हैं। पूछा गया एंड व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजन, और इसके पीछे रीजन क्या हो सकते हैं। अब इतने सारे रीजन हमने डिस्कस कर लिए, हो सकता है उस देश में ये सारे रीजन पहले से ही ऑलरेडी हों, इसलिए उसमें इतनी ज्यादा आपकी स्किल एजुकेशन वाले बच्चे हैं। ठीक है कि नहीं, तो चाइल्ड विल लर्न एटलीस्ट वन स्किल, ऐसा हो सकता है साउथ कोरिया में जो चाइल्ड है वो कम से कम एक स्किल जानता ही हो पहले से, है ना। या फिर ऐसा हो सकता है अंडरस्टैंड डिग्निटी ऑफ लेबर हो उसके पास। ठीक है, और अप्रिसिएट इंडियन आर्ट्स एंड आर्टिशनशिप, उसके पास पहले से इंडियन आर्ट्स हो और उसकी आर्टिशनशिप हो, इस वजह से वो सारी चीजें कर पा रहा है। ठीक है कि नहीं, तो एनी 1 पॉइंट हो सकता है साउथ कोरिया के केस में। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। एज पर एनईपी 2020 स्किल एक्सपोजर विल बिगिन एट, कब स्किल एक्सपोजर कब से स्टार्ट हुआ था, देखो ये भी आंसर आपका यहाँ छिपा हुआ है, जस्ट अ मिनट। स्किल एक्सपोजर बिगिनिंग एट, देखो ये रहा, बिगिनिंग विद स्किल एक्सपोजर एट अर्ली एज इन मिडिल एंड सेकेंडरी स्कूल, कौन सा बताया गया है, मिडिल एंड सेकेंडरी स्कूल।
तो यहाँ मिडिल एंड सेकेंडरी स्कूल की बात हुई है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मिडिल एंड सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग आप सभी लोगों को। ठीक है, अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आता है तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक भी करना। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। पढ़ते रहिए, ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। और